हेलो फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, नई नोटिफिकेशन आए हैं दो बीपीएससी की तरफ से। दोनों आपने देख लिया हो। पहला कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो 4 नवंबर हो गई है। आप 4 नवंबर तक भर सकते हैं। और OTR में अगर कोई भी गलती है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर, तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेशन आपका 19 तारीख से खुलेगा। आप एडिट कर सकते हैं 19 तारीख से, 19 अक्टूबर से। 19 अक्टूबर से जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है 4 नवंबर तक, आप तब तक उसे एडिट कर सकते हैं। ये बीपीएससी ऑप्शन देगा। और दूसरी एक अच्छी खबर है जो बहुत ही मोटिवेटिंग है कि आपके जो नोटिफिकेशन में 1957 पोस्ट थी उसमें 70 पोस्ट और ऐड कर दी गई है। अब टोटल जो पदों की संख्या हो गई है वो 2027 हो गई है। इसे ऐसा चैलेंज मान के तैयारी करिए कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। जितना दमखम है सब लगा दीजिए। इस बार अगर नाम लिस्ट में नहीं आया तो मान के चलिए कि बहुत ही जो है फ्रस्ट्रेटिंग होगा। इसीलिए सभी काम को छोड़ दीजिए। पढ़ाई के अलावा आपकी लाइफ में कोई भी अब दूसरा काम नहीं होना चाहिए अगले 2-3 महीने तक। एकदम सीरियस होके पढ़िए। पहला टारगेट प्रीलिम्स रखिए और नेक्स्ट टारगेट मेंस। स्टेप बाय स्टेप चलिए और बिल्कुल अपने को डेविएट मत होने दीजिए किसी भी चीज़ से। जो कुछ है वो एग्ज़ाम बाद सब देख लीजिएगा, कुछ कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पे रहेगा। अगर कुछ भी असफलता हाथ लगी तो वो असफलता ही आपके साथ रहेगी, बाकी सब चीज़ वहीं रहेगा। इसलिए एक पाने का अच्छा सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। पूरा दमखम लगाइए, इस बार नाम आपका लिस्ट में होना चाहिए। देखिए, 70 बीपीएससी के लिए जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चली थी उसका हमारा ये पार्ट 8 है। ठीक, वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया। डिले इसलिए क्योंकि आप जानते होंगे कि हम और हमारी टीम में बहुत से मेंबर जो भी हैं सब डेंगू से पीड़ित चल रहे हैं। तो उसकी वजह से वीडियो 7 से 8 दिन डिले हुआ है। तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बैक टू बैक वीडियोज़ लाएंगे और जल्द से जल्द आपका कंप्लीट करा देंगे कोर्स। क्योंकि ये ना चाहते हुए भी हम उससे ग्रसित हुए हैं, तो हमारे ही साइड से जल्द खींचा जाएगा। आज का जो वीडियो है पार्ट 8, इसके एक सिंगल वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए। आपके इस एक सिंगल लाइक बटन से हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं और हम कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो हम चाहेंगे कि आप इसको लाइक ज़रूर करें। और दूसरा चीज़ है, इस वीडियो में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लास्ट में, तो उसका आंसर हम चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का वीडियो जो है ये अभी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं 2024 के 6 सेक्टर्स में दिए गए हैं, तो उसे हम देखते हैं। देखिए, पहला है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है 2024 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। पहला है कि जापान में परमाणु बम से बचे लोगों के समूह को 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम के हमले से बचे लोगों के जापानी संगठन निहोन हिंडोक्यो को दिया गया। नाम याद रखिएगा, निहोन हिंडोक्यो को दिया गया। ये जापानी संगठन है जो कि लोग वहाँ बचे थे परमाणु बम के हमले से, तो उन्होंने अपना संगठन बनाया है, उन्हीं को दिया गया है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल समिति ने कहा इस समूह को यह पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? जापान में परमाणु बम से बचे लोगों के समूह को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब इन्हें किस लिए दिया गया है? इन्हें अपने शोध किसी देश में संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, किसी देश में संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं
के लिए इनके शोध पत्र के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। डेरोन एस मोगलू याद रखिएगा, साइमन जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया का जॉनसन हो गया, और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन, जॉनसन और मोगलू, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है। इनका नाम याद करना काफ़ी आसान है। जैसे हम हांगकांग जानते हैं तो हांगकांग है, ठीक, हांगकांग, ठीक है। तो हांगकांग से आप याद रखते हैं साहित्य का नोबेल 2024 दिया गया। ये कौन है, कहाँ से संबंधित हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणी कोरियाई लेखिका हैं, हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। उन्हें उनके प्रोज के लिए साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक। जो गद्य होते हैं उनके क्षेत्र के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। कौन है, हांगकांग। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस वीडियो की जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो सारी PDF हमारी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी उस ग्रुप में। आप उस ग्रुप को अपने जो है फ्रेंड्स को भी प्रेफर कर सकते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, ठीक, को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024। अमेरिकी बायोकेमिस्ट डेविड बेकर, गूगल डीप माइंड के CEO डेमिस हसाबिस और वैज्ञानिक जॉन एम जम्पर को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और हसाबिस व जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर के अनुमान के लिए पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा दोनों का फील्ड, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक, के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024। तो अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे हॉपफील्ड, अमेरिका से संबंधित हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे हॉपफील्ड व ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक जेफरी हिंटन को 2024 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले मौलिक खोजों को और आविष्कारों के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, नाम तो इम्पॉर्टेंट है, इन्हें क्यों दिया गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो फील्ड हैं जिसके लिए इनको मिला है वो भी आप पढ़ने की कोशिश करिए, याद करने की, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का। तो अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों को माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे जो 6 फील्ड के नोबेल पुरस्कार हैं इनको एकदम रट डालिए। ये 2024 के हैं, तो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे देखने को ज़रूर मिलेगा। एक बार बैठ के रट लीजिए, किसी सादे पेपर पे लिख लीजिए अपनी भाषा में, जब अपनी चिट कोड बना के, तो वो कभी आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। और इसकी PDF नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप ज्वाइन करके ले सकते हो। देखिए अभी केंद्र सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। पहले हम देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं। देखिए उस भाषा को शास्त्रीय भाषा कहते हैं जिसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 साल से अधिक पुराना हो। मतलब उनके जो ग्रंथ हैं वो 1500 से 2000 साल पुराने हों और वह प्राचीन भारतीय साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो। जो हमारे प्राचीन साहित्य ग्रंथ हैं उनका ये हिस्सा होनी चाहिए, उस भाषा में लिखी होनी चाहिए। उस भाषा को बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा उसे एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। मतलब जो भी पुराने लोग हैं उसे अपनी भाषा को एक मूल्यवान विरासत समझते हों। नेक्स्ट देखते हैं, शास्त्रीय भाषा के लिए इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। मतलब साहित्यिक परंपरा में, मतलब उसके जो ग्रंथ लिखे गए उसमें उसकी मौलिकता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट है जिससे हम किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के दर्जा के लिए रिकमेंड करते हैं। तो अभी किसको किसको शामिल कर दिया गया है और कितनी संख्याएं हो गई हैं अब, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में मराठी, पाली,
प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। मतलब इन 5 को दे दी है, पहले से 6 थी, तो टोटल अब 11 हो गई हैं। ठीक, अब जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय भाषा है, वो हमारी टोटल कितनी हो गई हैं? 6 से बढ़कर 11। ठीक, इससे पहले कौन सी थी 6, वो भी देख लीजिएगा। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, या पूछ लेगा कि इसमें से कौन, मतलब आप कितनी शास्त्रीय भाषा हैं या इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सबके नाम। तो तमिल थी पहले, संस्कृत थी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये हमारी शास्त्रीय भाषा थी, और 5 और ऐड कर दी गई, टोटल 11 हो गई। इनके भी नाम एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, एलिमिनेशन में तो काम आ ही जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, महिला है और महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की बनी है? मैक्सिको की। क्या नाम है? क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम ये 62 वर्षीय हैं, ने मैक्सिको की नई राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2024 में हुए आम चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल करते हुए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित किया था। राजनीति में आने से पहले क्लाउडिया पेशे से वैज्ञानिक हैं। ठीक, ये कहाँ की बनी है? क्लाउडिया शिनबाम ये मैक्सिको की बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है, इसे देख लेते हैं किसे मिला है। तो केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें और पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे मिला है? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ से संबंधित हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, आप टिक भी नहीं मारोगे उसे। सलीमा इम्तियाज़ क्यों फेमस हुई हैं? क्योंकि अभी इन्हें आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है, सलीमा इम्तियाज़। क्योंकि अभी कुछ मतलब पीछे 64 या 63 में पाकिस्तान में एक महिला जज बनाई गई थी पहली बार, उनका क्वेश्चन उनके नाम से डायरेक्ट पूछ लिया गया था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 63 में या 60 से 62वीं में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया, आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि सलीमा इम्तियाज़ आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं। ठीक, वह अब महिलाओं के द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईसीसी की महिला प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग करने की पात्र हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? सलीमा इम्तियाज़। कुछ फैक्ट्स बिहार से भी देख लेते हैं। तो बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बना है, ये कहाँ बना है? अररिया के कुसियार गांव में। अररिया के कुसियार गांव में क्या बना है? बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, बापू टावर अभी बना है, का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है? 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना गर्दनी बाग में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइमा खातून, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। नईमा खातून इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नईमा खातून को अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को वर्ष 1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और नईमा खातून वहाँ की पहली महिला कुलपति बनी हैं, नियुक्त हुई हैं। शरद सागर, ये क्या है? यंग ग्लोबल लीडर नामित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति शरद सागर बन गए हैं। ये क्यों न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें विश्व आर्थिक मंच का नाम जुड़ा हुआ है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और बिहार से पहले व्यक्ति बन गए। मतलब भारत से तो और लोग भी बने हैं, लेकिन भारत में
सबसे कम उम्र के और बिहार से पहले व्यक्ति बन गए हैं। क्या बन गए हैं? यंग ग्लोबल लीडर नामित होने वाले। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो सिवान जिले के जीरादेई में जन्मे सागर केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की थी। 16 ही वर्ष में इन्होंने कर दिया था इसका स्थापना। सिवान जिले के जीरादेई से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं नेप्टिस फिलायरा। एग्जाम में आ जाएगा कि नेप्टिस फिलायरा क्या है। 4 ऑप्शन होगा, आप मैक्सिमम कंफ्यूज रहोगे कि नहीं पता आपको, क्योंकि इन्वायरमेंट सेक्शन और साइंस टेक पे बीपीएससी काफ़ी ध्यान दे रही है। तो भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे पाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में के निचले सुबनसिरी जिले में टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा मैच द कॉलम में, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में नेप्टिस फिलायरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई है। तो एग्जाम में आएगा नेप्टिस फिलायरा क्या है, तो एक दुर्लभ तितली है। ठीक है, दुर्लभ क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और दूसरी ये है कि तितली की यह प्रजाति पूर्वी साइबेरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन सहित पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में नहीं है, मैक्सिमम जो है पूर्वी साइबेरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन सहित पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जुडिथ सुमिनवा तलुका। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक है, कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। यह एक अर्थशास्त्री थी, कहाँ पे? यूएनडीपी के लिए, यूएनडीपी में काम कर रही थी। ये एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थी, और ये कहाँ की बनी है? कांगो गणराज्य की। नाम याद रखिएगा, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट देखते हैं, अभी सुपर टाइफून यागी आया है, ये कहाँ पे आया है और इससे कौन प्रभावित हुआ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कैसा चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इससे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो चीन है, फिलीपींस है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो वियतनाम है। अब जो भी चक्रवात होता है उसका एक नाम होता है, उसका एक मतलब होता है, उसका क्या मतलब है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये एक जापानी भाषा का शब्द है, यागी लिखा है ये, और इसका अर्थ होता है बकरी, गोट या मकर राशि। ठीक, तो बकरी है या मकर राशि है, इसका मतलब है किसका? यागी का। सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वियतनाम हुआ है। और भारत में मानवीय सहायता हेतु, अब वहाँ पे इतना डिज़ास्टर आई हुई है, तो भारत भी कैसे पीछे रह जाए मानवीय सहायता के लिए। तो भारत में मानवीय सहायता हेतु ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया। इसके साथ ही वियतनाम को $1 मिलियन सहायता राशि प्रदान किया। हमारे लिए ऑपरेशन सद्भाव जरूरी है कि ये ऑपरेशन सद्भाव क्या है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वियतनाम में मानवीय सहायता हेतु ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है चंद्रयान मिशन 3। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि 3 गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला फेल हो गया, दूसरा 90% तक तो सही हो गया, 10% फेल हो गया। 90% तक सही गया था, लास्ट में 10% में वो फेल हो गया, और तीसरा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसलिए अब हम चंद्रयान मिशन 4 लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या होगा इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। अभी तक क्या था कि हम चंद्रमा पर अपने मिशन को भेज रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ये नहीं थी कि हम वहाँ से वापस भी आ सकें। ठीक है, भेज तो दे रहे थे, डेटा ले रहे थे, लेकिन वो वहीं नष्ट हो जा रहा था, वापस नहीं आ पा रहा था। तो वापस आने की अब हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन में चंद्रमा पर लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी का विकास एवं प्रदर्शन होगा। ठीक है, इसी से संबंधित है चंद्रयान मिशन 4। 36 महीने के अंदर इसे पूरा करने का लक्ष्य है, अर्थात सितंबर 2027 से पहले ये पूरा हो जाएगा।
हमें वापस आने की टेक्नोलॉजी पे हम वर्क कर रहे हैं, वो सितंबर 2027 से पहले पूरी हो जाएगी। चंद्रमा पर विभिन्न भारतीय मिशन हैं। क्या है? पहला गया था 22 अक्टूबर 2008 को। एक मोटा मोटा आपको अनुमान हो, पता हो ईयर कि हाँ कब कौन गया था। दूसरा है 22 जुलाई 2019। तीसरा है 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिशन रूमी 2024 में लॉन्च हुआ है। ये क्या है? तो 24 अगस्त को भारत द्वारा विश्व में पहली बार रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। मतलब एक रॉकेट है रीयूजेबल, उसे एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब अब हम इसे किसी विशेष जगह जैसे सतीश धवन हो गया या हरिकोटा में जाके नहीं करेंगे, हम इसे मोबाइल लॉन्चर के द्वारा कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, और ये रीयूजेबल है, हाइब्रिड रॉकेट है। इसके बारे में फैक्ट होगा तो पहले ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है मिशन रूमी क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक हाइब्रिड रॉकेट है। और दूसरा इसके जो और फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के तटीय गांव थिरुविंदाथाई से लॉन्च किया गया है। मतलब इसे लिए कोई फेमस जगह नहीं है, एक गांव से इसे हम लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है। मतलब इसमें आतिशबाजी और ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो भी विस्फोटक पदार्थ हैं वो इसमें कुछ भी नहीं है, ये उनसे टोटली मुक्त है, इसीलिए पर्यावरण अनुकूल है। रोमी 1 रॉकेट तरल एवं ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित है। फैक्ट आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। तो इसमें तरल एवं ठोस दोनों ईंधन फ्यूल यूज़ किए जाएंगे, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी भारत का दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट बना है। अब ये क्या है? अंतरिक्ष पोर्ट मतलब नाम दिया गया है कि जैसे अभी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को भारत अपना पहला अंतरिक्ष पोर्ट मानता है। ठीक है, पोर्ट है वो। उसी तरह वहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है। हम वहाँ से उपग्रह को जो है प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो उस पर वर्कलोड बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो उस पर वर्कलोड कम करने के लिए हम एक दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट बना रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कि दूसरा है, कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कुलाशेखरपट्टिनम में दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया। यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में, पहला आंध्र प्रदेश में था, दूसरा तमिलनाडु में स्थित है। क्या है ये? भारत का अंतरिक्ष पोर्ट है। पहले वाले पे दबाव कम करने के लिए हम दूसरे को विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये 4 रैंकिंग्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? एक क्वार्टरली सिमंड्स जारी करता है, क्यूएस रैंकिंग कहते हैं जिसे। और दूसरी है टाइम्स। ठीक है, टाइम्स रैंकिंग है। ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करते हैं। अब क्यूएस है और टाइम्स है, लेकिन ये 2 रैंकिंग जारी करती है। एक एशिया की जारी करती है, एक वर्ल्ड की जारी करती है। ठीक है, तो ये टोटल 4 हो गई, 2 क्यूएस की और 2 टाइम्स की। तो इनको सही से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में एकदम आपको सही पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पहले हम देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ठीक, 2025। तो अभी इसे किसे मिला है? 24 में आई है, लेकिन ये 25 के लिए डेटा दिया गया। ये किसे मिला है? तो मैसाचुसेट्स को दिया है, MIT। ठीक, MIT को ये प्रथम स्थान पर रखा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने। ठीक है, और लगातार 13वें वर्ष में MIT टॉप पर रहा है। इस रैंकिंग में अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कुल 46 संस्थान शामिल हुए थे इस रैंकिंग में। ठीक, लेकिन IIT बॉम्बे इस रैंकिंग में 118वां रैंक प्राप्त किया है। मतलब अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? IIT बॉम्बे। लेकिन इस रैंकिंग के हिसाब से देखें तो 118वें स्थान पर है। और IIT दिल्ली को अगर हम देखें तो 150 पोजीशन मिली हुई है। याद रखिएगा, वर्ल्ड रैंकिंग कौन सी है? ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है। नाम पे एकदम फोकस रखिए, क्योंकि आपको पता होगा तभी आप उसमें एग्ज़ाम में सही कर सकते हो। पहला देखिए क्यूएस की हमने वर्ल्ड रैंकिंग देख लिया। अब हमें क्या देखना है? क्यूएस की एशिया रैंकिंग। उसी तरह हम टाइम्स की पहले वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे, फिर टाइम्स की एशिया रैंकिंग देखेंगे। ये चारों आई हैं साथ ही साथ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ये ब्रिटिश कंपनी क्वार्टरली सिमंड्स के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय इसमें किसके शामिल किए गए हैं? तो भारत के। ठीक,
मतलब इस जो रैंकिंग हम तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं वो भारत के हैं, क्योंकि एशिया से हो रहा है। अब एशिया की रैंकिंग हम जारी कर रहे हैं। प्रथम स्थान पे अगर हम बात करें तो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है। द्वितीय स्थान पर हांगकांग यूनिवर्सिटी है। पेकिंग नाम याद रखिएगा कि यूएस की एशिया रैंकिंग में पेकिंग टॉप पे है। भारत की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे 40 पोजीशन पे। वहाँ पे कितना था, वहाँ पे अभी कितना 118 पोजीशन थी, अब केवल 40 है। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली वहाँ पे 150 थी, यहाँ पे कितनी है 46। तो ये हमने क्या देख ली, क्यूएस रैंकिंग देख ली। ठीक, एशिया की भी और वर्ल्ड की भी। अब हम देखते हैं टाइम्स रैंकिंग। एक चीज़ है, एक फैक्ट है, वो आपके अगर दिमाग में होगा तो आप गलती नहीं करोगे कि टाइम्स जो है, टाइम्स की जो भी रैंकिंग आएगी वो उनका जो है इंक्लिनेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर वर्ल्ड रैंकिंग की जारी हो रही है तो उनका झुकाव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ होता है। और जो क्यूएस रैंकिंग है वर्ल्ड में वो एमआईटी की तरफ परेशान रहती है कि हमेशा अगर कोई भी रैंकिंग बनाएगी तो एमआईटी को पहले वो टॉप पे रख देगी, ऑक्सफोर्ड को कंसीडर नहीं करेगी। तो उनका झुकाव उनकी तरफ है, इनका झुकाव ऑक्सफोर्ड की तरफ है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, टाइम्स का झुकाव ऑक्सफोर्ड की तरफ है। तो रैंक 1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और भारत का आईआईएससी बेंगलोर शीर्ष स्थान पर है भारत के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर इस रैंकिंग में देखें तो 201 से 250 रैंक के बीच में इसको स्थापित किया गया है, प्रदान किया गया आईआईएससी बेंगलोर। नेक्स्ट देखते हैं टाइम्स की एशिया रैंकिंग। टाइम्स की हमने वर्ल्ड रैंकिंग देख ली, टाइम्स की एशिया रैंकिंग। अब एशिया रैंकिंग है तो इसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किसके हैं, जापान के। रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पे है सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का। ठीक है, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का। क्यूएस रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ पे एशिया में कौन है, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन। दोनों जगह चीन ही है। भारत की बात करें तो आईएससी बेंगलुरु को 32 पोजीशन मिली है। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा है। बाकी वीडियो बैक टू बैक आते रहेंगे आपके लिए। आपकी तैयारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहें। और आज के वीडियो से हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, उम्मीद करेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे उसे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। पाकिस्तान के द्वारा अभी पहली आईसीसी अंपायर नियुक्त की गई है, उनका नाम क्या है। पाकिस्तान द्वारा भी पहली आईसीसी महिला अंपायर बनी है, उनका नाम क्या है। और लास्ट है कि बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है अभी, वह कहाँ पे बना है। इन 4 क्वेश्चन के आंसर हम चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आगे से वीडियो बैक टू बैक आएंगे, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करें। 20 से 25 अक्टूबर तक हम मैक्सिमम आपका कवर करा देंगे। जल्दी हमारी एमसीक्यू सीरीज़ आएगी। वो एमसीक्यू सीरीज़ ऐसी होगी कि हम डेली 10 टॉपिक 15 टॉपिक लेंगे, वो आपका पूरा उसी एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। एक एमसीक्यू से 7 से 8 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। वो भी जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है, उसके भी डेली वीडियो आएंगे आपके लिए। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, सभी पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।